हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है कंसिस्ट ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना। यानी जब हम कंसिस्ट ऑफ बोलते हैं तो हम किसी चीज़ के अंदर शामिल हिस्सों या कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं। यानी कोई चीज़ किस किस चीज़ से बनी हुई है, उसमें क्या क्या शामिल है, ये बताने के लिए हम कंसिस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। यानी सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो वहाँ पे हम कंसिस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द टीम कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स। यानी टीम 5 सदस्यों से मिलकर बनी थी। द न्यू सिलेबस विल कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। यानी न्यू सिलेबस 10 चैप्टर्स से मिलकर बना होगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंडल्जेंट, जिसका अर्थ होता है मग्न होना, लुत्फ उठाना, मज़े लेना या खुद को किसी चीज़ में पूरी तरह शामिल करना। ओवरऑल हम कहेंगे किसी एक्टिविटी में खुद को लिप्त करना जो इंजॉयबल हो, जैसे खाना हो गया, लग्जरी हो गया, हॉबी हो गया। ये फ्रेज़ तब यूज़ होता है जब कोई इंसान किसी एक्टिविटी में इतना खो जाए या इतना एन्जॉय करे कि वो बस उसी में डूब जाए। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, आई इंडल्ज इन रीडिंग फिक्शन। यानी मैं काल्पनिक कहानियाँ पढ़ने में लिप्त रहता हूँ। दे इंडल्ज्ड इन गॉसिप लास्ट नाइट। यानी उन्होंने कल रात गॉसिप में खूब मज़े लिए, या हम बोल सकते हैं कि वो कल रात गॉसिप में मग्न थे। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रिलाई ऑन, जिसका अर्थ होता है किसी पर भरोसा करना या सहारा लेना या निर्भर रहना या आश्रित होना। इसके एग्जांपल्स हैं, वी रिलाइड ऑन द जीपीएस टू रीच देयर। यानी हम वहाँ पहुँचने के लिए जीपीएस पर निर्भर थे। मैनी स्टूडेंट्स रिलाई ऑन स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन। यानी बहुत से छात्र पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सफ़र फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है किसी तकलीफ या परेशानी से जूझना। यानी किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी बीमारी या परेशानी को झेलना या दर्द सहना। यानी जब कोई इंसान किसी फिजिकल इलनेस, इमोशनल पेन या मुश्किल स्थिति से गुजर रहा होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई सफ़र फ्रॉम हेडेक्स। यानी मुझे सिर दर्द की समस्या रहती है। यू विल सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस इफ़ यू डोंट रेस्ट। यानी अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम्हें तनाव का सामना करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव, जिसका अर्थ होता है किसी बात का विरोध करना या आपत्ति जताना या किसी बात से नाराज़ होना। तो जब कोई इंसान किसी बात, काम या सुझाव से सहमत नहीं होता और उसका विरोध करता है, तब हम ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही ऑब्जेक्टेड टू पेइंग एक्स्ट्रा चार्जेस। यानी उसने अतिरिक्त पैसे देने पर आपत्ति जताई। वी विल ऑब्जेक्ट टू एवरी अनफेयर डिसीजन। यानी हम हर अनुचित फैसले का विरोध करेंगे। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट टू का यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट टू के बाद अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आईएनजी आएगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। और अक्सर इसका मतलब पोलाइट और फॉर्मल तरीके से ना कहना भी होता है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओपोज टू, जिसका अर्थ होता है किसी विचार या चीज़ के खिलाफ होना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी विचार, प्लान, नियम या चीज़ से सहमत नहीं होता और उसका विरोध करता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई एम स्ट्रांगली ओपोज टू करप्शन। यानी मैं भ्रष्टाचार का कड़ा विरोधी हूँ। पीपल विल बी अपोज टू दिस डिसीजन। यानी लोग इस फैसले का विरोध करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और अपोज टू दिखने में तो सेम लगते हैं, बट वो सेम नहीं होते। तो जब आप किसी चीज़ पर डायरेक्टली आपत्ति जता रहे हो, जब कोई डिसीजन लिया जा रहा हो या कोई चीज़ होने वाली हो, तब आप ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हो। यानी जब आप किसी प्रपोजल, डिसीजन या प्लान से सहमत नहीं होते, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और जब आप अपोज टू का यूज़ करते हो तो आपका मतलब होता है कि आपकी सोच, ओपिनियन या प्रिंसिपल किसी विचार या चीज़ के खिलाफ है। मतलब आप पहले से मेंटली अगेंस्ट हो। सो जब आप लॉन्ग टर्म या फंडामेंटली किसी चीज़ के खिलाफ हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, डीपर होता है। यानी अगर कोई चीज़ करंटली हो रही है, अभी चल रही है और आप उस पर आपत्ति जता रहे हो, उस चीज़ पे एक्शन ले रहे हो, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट टू का यूज़ करेंगे फॉर्मल सेटिंग्स में। और जब आप अपना ओपिनियन रख रहे हो, यानी कोई चीज़ है, कोई सोच है, कोई आइडिया है, आप उसके खिलाफ हो पहले से ही, यानी वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका, वो आपका सिद्धांत है, तब आप ओपोज टू का यूज़ करते हो। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोप विद, जिसका अर्थ होता है सामना करना, झेलना या संभालना किसी मुश्किल परिस्थिति को, या फिर किसी मुश्किल स्थिति से निपटना। सो जब हम किसी मुश्किल, तनावपूर्ण या चैलेंजिंग सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, तब हम वहाँ पे कोप विद का यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी मुश्किल स्थिति से निपटना, उसका सामना करना, उसको झेलना या किसी परिस्थिति को संभालने की कोशिश करना, या किसी मुश्किल परिस्थिति को संभालना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी कोप्स विद प्रेशर वेरी वेल। यानी वो प्रेशर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ही कोप्ड विद हिज लॉस ब्रेवली। यानी उसने अपने नुकसान का बहादुरी से सामना किया। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एसेंशियल टू,
तो जब कोई चीज़, काम या क्वालिटी किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब हम एसेंशियल टू का यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी या अनिवार्य होना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, विटामिन्स वर एसेंशियल टू हर रिकवरी, यानी विटामिन उसकी रिकवरी के लिए ज़रूरी थे। प्रैक्टिस विल बी एसेंशियल टू विनिंग द मैच, यानी मैच जीतने के लिए अभ्यास ज़रूरी होगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडाउड विद। सो जब किसी व्यक्ति के पास कोई नेचुरल टैलेंट, गुण, क्वालिटी या शक्ति होती है जो उसके पास नेचुरली हो, तब हम एंडाउड विद का यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ से संपन्न होना, किसी चीज़ से भरपूर होना, जो कि ईश्वर प्रदत्त है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इंडिया इज एंडाउड विद रिच कल्चर, यानी भारत समृद्ध संस्कृति से संपन्न है। ही वॉज एंडाउड विद द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, यानी उसमें दूसरों को प्रेरित करने की प्राकृतिक क्षमता थी। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एट्रीब्यूटेड टू। अच्छा, जो ये बी होता है ना, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करना है, पास्ट में वॉज वर यूज़ करना है और फ्यूचर में विल बी का यूज़ करना है। सो जब हम किसी घटना, सफलता, विचार या बिहेवियर का कारण किसी चीज़ या व्यक्ति को मानते हैं, तब हम एट्रीब्यूटेड टू का यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ का कारण किसी को माना जाना या किसी चीज़ का श्रेय किसी को देना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द राइज इन टेम्परेचर इज एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी तापमान में वृद्धि का कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है। हर सक्सेस विल बी एट्रीब्यूटेड टू हर डेडिकेशन, यानी उसकी सफलता का श्रेय उसकी लगन को दिया जाएगा।